छोटे शेयर ऊंची छलांग। बहुत सारे छोटे शेयर हैं इस समय, बहुत अच्छी अच्छी छलांग लगा रहे हैं, ऊंची ऊंची छलांग लगा रहे हैं। कल एक काउंटर हमारा छोटे शेयर ऊंची छलांग में बात करने से रह गया और कल उस काउंटर पर अपर सर्किट लग गया था, मुक्का प्रोटीन। इस काउंटर पर काफ़ी कुछ बाद में भी हमें सवाल मिले। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को, मुक्का प्रोटीन के? देखिए सर, जी। इसमें पूरा लगभग जो सेक्टर है, लगभग वो सेक्टर में काफी अच्छी चाल है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, लेकिन स्टॉक वर्टिकल चल चुका है 36 रुपए से 56 रुपीज तक। तो फ्रेश एंट्री तो नहीं दिख रही है। मैं कहूंगा अगर आपके पास है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 52 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 52 रुपए के नीचे निकलता है तो फिर पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। मुक्का प्रोटीन तो यहाँ पर आज भी 20% की तेज़ी के बाद आज भी 17% की तेज़ी बनी हुई है। तो सर ने बता दिया है कि किस तरह से आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट काउंटर बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक और आईओबी। सर, कल महाराष्ट्र बैंक के नतीजे आए थे, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सेंट्रल बैंक और आईओबी चूंकि जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं और उम्मीद जब उन्हीं के सेगमेंट के किसी बैंक के अच्छे नतीजे आ जाते हैं तो बन जाती है। कल इन पर मूव भी बनता हुआ दिखाई दिया। अब कैसे करना चाहिए इन काउंटर पर ट्रेड? देखिए, सेंट्रल बैंक में अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे 24 हफ्ते का एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट 67 रुपीज के ऊपर है। स्टॉक में हम बुलिश हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव बाई सजेस्ट नहीं करेंगे, ब्रेकआउट पे ही बाई सजेस्ट करेंगे। अगर 67 50 के लेवल के ऊपर वॉल्यूम के साथ निकलता है तो फिर फ्रेश बाइंग देखनी चाहिए। स्टॉप लॉस 61 आएगा ब्रेकआउट के बाद, और ऊपर में 74 रुपए का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। 74 रुपए पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह वहां पे एक बार वापस से कंसिडर करना चाहिए कि स्टॉक में स्ट्रेंथ बची है या नहीं। अगर स्ट्रेंथ रह जाती है तो इसको थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अरुण कुमार जी का सवाल है, अंशुल जी आप ही से है। एसआर शिपिंग पूछ रहे हैं कि 6195 और आईआरबी इंफ्रा एट 68, ये दोनों लिए हुए हैं, क्या निकल जाएं, क्या करें सर? और देखिए, एसआर शिपिंग तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी निकलने की मत सोचिए। उसकी वजह ये है कि पहले 116 दिन का इसमें कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 10 जून को एट द रेट 38। यहाँ से स्टॉक ने फ्लाइंग स्टार्ट लिया था। उसके बाद 15 दिन की वापस कंसोलिडेशन बनी है। बेस ऑन बेस पैटर्न बनता है। बेस ऑन बेस पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। यहाँ से इसमें फ्रेश ब्रेकआउट 55 रुपए पे आया है। मोस्ट लाइकली स्टॉक में 84 85 रुपीज तक की अपसाइड बनेगी। हालांकि अब जो अपर सर्किट की रेंज थी वो रिवाइज करके 5% कर दी गई है, तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा। बट इवेंचुअली 84 85 तक ये स्टॉक जा रहा है। आप केवल और केवल एक काम कर लीजिए, 60 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेंगे। 60 रुपए का अलर्ट लगा लीजिए, कटता है ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 84 का अलर्ट लगाइए, आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एसआर शिपिंग बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। जी। अविनाश चौधरी जी का सवाल है, इरिडा पर पूछ रहे हैं कि सर आज नीचे आ गया और कल तो इसके नतीजों का एक इम्पैक्ट था और पहले उससे पहले नतीजों से पहले का इम्पैक्ट था और काउंटर अच्छा चला भी, 210 220 की रेंज से 300 तक पहुंच गया। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, क्या करें, डरना तो नहीं है सर? देखिए विवेक जी, आप ही के शो पे डिस्कस हुआ था जब इसमें टाइट ब्रेकआउट आ रहा था समवेयर अराउंड 228 और 205 का प्राइमरी ब्रेकआउट था। उसके बाद कंसोलिडेशन थी। वहां से हमने डिस्कस किया था कि ये 340 रुपए तक जा सकता है। 320 340 इसकी रेजिस्टेंस जोन रहेगी। 310 रुपए पे ये टॉप आउट हुआ है और वो भी रिजल्ट की वजह से हुआ है, तो थोड़ा सा पुल बैक मेरे को दिख रहा है। प्रोबेबली 255 तक पुल बैक दिख सकता है। और मैं पीएसयू काउंटर्स अब यहाँ से रिकमेंड करना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बजट में अगर हल्की सी भी एक्सपेक्टेशन से नीचे आता है कुछ भी, तो ये स्टॉक्स में बड़ी जबरदस्त पिटाई होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है बुक करके चलिए, और अगर फिलहाल आपके बाई प्राइस से नीचे है तो एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। 255 का क्लोजिंग बेसिस पे अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक में थोड़ी सी डाउनसाइड एक्सपैंड होती हुई दिखेगी। 205 रुपए ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होगा, लेकिन अगर 255 प्रोटेक्ट हो जाता है तो वापस से 340 की तरफ बढ़ेगा। बट ये मेरी अक्रॉस द बोर्ड सारे पीएसयूज के लिए सजेशन है। पिछले बजट में भी यही हुआ था कि जबकि वो इंटरिम बजट था, उसके बाद भी पीएसयू स्टॉक्स में 1.5 2 महीने की पिटाई हुई थी। और अब फुल बजट है, अगर इसमें डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तेजी से पिटाई होगी, तो पीएसयूज को फ्राइडे तक या एट दी मोस्ट मंडे तक एटलीस्ट 50 60% बुक कर लीजिए। इन दी इवेंट 40% स्टॉक के साथ रिस्क के साथ जाइए। बल्कि मेरा सजेशन रहेगा कि आप पीएसयू से कैश पे आ जाइए। नए नजरिए से देखेंगे कि किसको क्या मिला बजट में, कौन सा सेक्टर बचा हुआ है जिसको कुछ अच्छा मिला है और चल रहा है, वहां पे फ्रेश बाइंग करेंगे।
बहुत इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशन बताया है, जिसमें कि निवेशकों को बचाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार कमाने की अपॉर्चुनिटी ही देखी जाए। जब किसी काउंटर पर या किसी पर्टिकुलर थीम पर डर लगने लगे तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहता है। ऐसा अंशुल जी बता भी रहे हैं और ऐसा हमारे कई मार्केट एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। और बजट से पहले अपना 60% प्रॉफिट पीएसयू बैंक्स में कम से कम बुक कर लें, जो कि पीएसयू शेयर जो चले हुए हैं। सर, महाराष्ट्र बैंक, इसमें भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी है क्या? देखिए, महाराष्ट्र बैंक में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। ये मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है 66.8 रुपीज में। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करा दी थी कि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 हो रहा था, रिस्क फ्री करा लिया है ट्रेड। बट टारगेट हमने 72.8 का दिया है और महाबैंक हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मंडे तक स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी है कि 74 76 की जोन ये स्टॉक टेस्ट कर लेगा। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है 50% बुक कर चुके हैं। 74 रुपीज टारगेट आता हुआ मुझे दिख रहा है स्टॉक में। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर दीपक नागर जी हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। लगता है सवाल पूछने से पहले शायद संपर्क कट गया है उनसे। उनका सवाल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सवाल है उनका हेरिटेज फूड पर। 200 शेयर हैं 540 के भाव के, क्या करना चाहिए सर? और देखिए, पूरा सेक्टर चल रहा है इसमें। उमंग डेयरी में हमने बाय दिया है, डोडला डेयरी में हमने बाय दिया है। हेरिटेज फूड हालांकि इलेक्शन रिजल्ट के बाद एकदम वर्टिकली चल गया था, तो अब ये थोड़ा सा लंबा करेक्शन में यहाँ से 4-6 महीने कंसोलिडेशन में जा सकता है। स्टॉक में मोमेंटम तभी आएगा जब 613 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हैं तो एग्जिट कर लीजिए। 4-6 महीने स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ नहीं दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूर 900 950 तक के टारगेट दिख रहे हैं, बट अगेन वो 1.5 से 2 साल का समय लगेगा स्टॉक में। बिल्कुल। अंशुल जी, आपने एक कॉल दी थी उमंग डेयरी, उसमें सर्किट लग गया है 20% का, तो इस कॉल पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जितने भी डेयरी वाले शेयर हैं, उमंग डेयरी, हेरिटेज फूड, डुडला डेयरी, हेटसन एग्रो के एक कंपनी के नतीजे ने पूरा सेक्टर चला दिया है। ये होती है रिजल्ट्स की ताकत, जिसका हम इम्पैक्ट हम अलग अलग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कंसोलिडेट करके देखें तो चूंकि कंपनी के मार्जिन्स बहुत अच्छे बढ़े हैं और ये माना जा रहा था कि जितनी भी डेयरी कंपनीज़ हैं इनकी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट थी वो बढ़ नहीं रही और जो मिल्क के प्राइजेज़ हैं वो ये बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका एक सीधा फ़ायदा कंपनीज़ को मार्जिन्स पर मिल रहा है। तो यही वजह है कि कंपनीज़ के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। आकाश मित्तल हैं फेडरल बैंक के, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 169 के रेट पर। अभी इसमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? देखिए, फेडरल बैंक फिंडो की एक्टिव वॉच लिस्ट में है हमारे। इसमें एक 80 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था 167 में। टारगेट लगभग 199 के आसपास के थे और इमीडिएट जो स्विंग हाई बना है वो 197.2 का बना है। बट यह थर्ड डे है जहाँ पे टाइटली कॉइल्ड है, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे अगर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। 189 मेजर सपोर्ट है, 189 टूटता है तो फिर वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये और यहाँ से 4-5 दिन कंसोलिडेट करके अपना 189 का लेवल प्रोटेक्ट कर लेता है तो 219 रुपए तक ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है। फिबोनाची एक्सटेंशन का वही रेजिस्टेंस है, तो 219 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, सब्जेक्ट टू 189 के नीचे क्लोज ना करे। तो 189 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तुषार जी का सवाल है सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर 577 पे बाय किया हुआ है, 3 से 6 महीने का टारगेट क्या होना चाहिए? और देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है। हालांकि ये 4 दिन से चला नहीं है स्टॉक, हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया था लेकिन कंसोलिडेशन थोड़ी सी लंबी खिंच गई है। बट टाइटनेस बहुत है स्टॉक में। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं 18 जून से लेके अगर क्लोजिंग बेसिस पे लाइन चार्ट देखूं तो 560 के आसी पास इसकी क्लोजिंग आ रही है, उससे दूर नहीं जा रहा है। ये लगभग 22 डेज की टाइट क्लोजिंग हो चुकी है। वीकली चार्ट पे अगर देखूं तो 6 वीक्स ऑफ टाइट क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है स्टॉक में ब्रेकआउट आना चाहिए। 575 रुपए निकलते से स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 640 645 तक का टारगेट रहेगा। तो ब्रेकआउट के बाद बाय कीजिए, प्रीएम्प्टिव बाय मत कीजिए, क्योंकि पहला प्रीएम्प्टिव जो ब्रेकआउट आ रहा था वो सस्टेन नहीं हुआ, फेल भी नहीं हुआ, साइडवेज चला गया है।
तो ब्रेकआउट आने के बाद इसमें 550 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा। 645 रुपए फटाफट मिल सकता है। बिल्कुल। एक दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर राहुल हैं नोएडा से ही। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग विपुल जी, कैसे हैं सर? सर मैं विवेक हूँ, आप बहुत अच्छा हूँ सर, आप पूछिए अपना अच्छा सवाल। विवेक जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरे पास IRFC के सर 60 शेयर हैं अभी मेरे पास, जी जिसमें से सर मैंने 30 खरीदे थे 127 पे, और बाकी अभी मैंने 219 पे परचेज कर लिया सर। तो अभी क्या करूं सर, होल्ड कर सकते हैं, क्या करें सर? सर प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अंशुल जी वैसे तो बता चुके हैं कि ज़्यादातर PSU शेयरों में 60% प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और बजट से पहले ये एक लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। सर IRFC पे और सवाल ले लेते हैं। अंशुल जी क्या करना चाहिए IRFC पर? देखिए विवेक जी, IRFC स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। फ्राइडे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है 219 रुपए में। स्टॉक में 112 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है 194 में, थोड़ा पकड़ते पकड़ते हमको लेट हो गया था। 219 रुपए में बाय दिया है। अभी 5 दिन से टाइट कंसोलिडेशन में है। स्टॉक में मोमेंटम बनेगा 223 रुपए के ऊपर। 223 निकलते से स्टॉक में 240 245 तक का मोमेंटम बनेगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू मंडे के पहले। मंडे तक मैं अपने क्लाइंट्स को जितने भी PSU स्टॉक्स हैं सब में लगभग प्रॉफिट बुकिंग करके कैश पे आने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि बजट के बाद मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही इन स्टॉक्स में। एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये नहीं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बट एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी यही रहा है, फरवरी में जब आया था बजट, एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद बड़ी तेजी बनी थी। तो बाय ऑन डिप्स के लिए जो हम बोलते हैं, वो डिप का मौका आपको बजट के बाद मिल सकता है। तो 245 पहले आए या मंडे पहले आए, दोनों में से जो भी पहले आए वहां पे बुक कर लेना चाहिए। जी। शिवांश राज जी का सवाल है तांला प्लेटफॉर्म पर। सर कल इसमें खबर भी आई थी, 10% से ज़्यादा काउंटर में मूव भी था, और 2014 से 2024 के बीच में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले टॉप 10 इंडिया के शेयरों में शामिल है। कैसे देखना चाहिए अब इस काउंटर को? देखिए विवेक जी, तनला में एक शॉर्ट टर्म डेली चार्ट पे अगर स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें एक ब्रेकआउट कल के सेशन में अटेम्प्ट किया गया था। 64 दिन का कैंडल पैटर्न था, ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया, फेल होके क्लोज किया, और आज भी ब्रेकआउट लाइन के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मैं इस पे सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पे आपको एक कमेंट दे देता हूँ कि 1015 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 945 का बनेगा। टारगेट ऊपर में 1250 तक का बन सकता है। बट ये उस लोकेशन पे पैटर्न बना है, मेरा फेवरेट पैटर्न है जो मैं ट्रेड करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। लेकिन ये उस लोकेशन पे बना है जिस लोकेशन पे फेलियर के चांसेस 75% होते हैं और चलने के चांसेस, सक्सेस होने के चांसेस 25% होते हैं। तो अगर सिर्फ पैटर्न देख के आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मैंने दे दिए, लेकिन ये वो लोकेशन नहीं है जहां पे मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, तो मेरी सलाह अवॉइड की रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सलाह अवॉइड की रहेगी। कुछ जो छोटे शेयर हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। सर नेक्स्ट काउंटर पे बात करूँगा मैं, NECC। ये काउंटर 25-26 रुपये से अब 31 की रेंज पर आ चुका है। काउंटर में अच्छा मूव है पिछले लगातार 2 दिन से, कैसे दिख रहा है चार्ट पर? विवेक जी एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? सर नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NECC, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन, तो NECC बनेगा सर। ये 31 रुपीज का चल रहा है स्टॉक, जी अगर बिल्कुल। मैं सही देख रहा हूँ। जी, इसमें वीकली चार्ट पे बहुत बढ़िया पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चरल पैटर्न डेवलप हो रहा है जो ऑलरेडी 122 हफ्तों का हो चुका है। तो यहाँ से स्टॉक पहले अपने कप कैंडल की नेकलाइन को टेस्ट करने 35 रुपए तक जाएगा। डेली चार्ट पे कोल इंडिया फ्लैग का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट भी 35 है, और वीकली चार्ट पे पूरे पैटर्न की नेकलाइन भी 35 है। तो 35 रुपए तक ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे जा रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। 35 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है वीकली बेसिस पे, तो इस स्टॉक का टारगेट 50 रुपए के आसपास निकल के आएगा, पहला टारगेट। तो यहाँ से 35 तक के लिए लॉन्ग कीजिए। 35 पे एक बार वापस से सजेशन ले लीजिएगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर सस्टेन करता है तो 50 रुपए इमीडिएट बेसिस पे मिल सकता है। और पिछले 2 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ इसकी सेल्स और EPS दोनों सुधर रही है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक में ट्रैक्शन आ रहा है, टेक्निकली भी पैटर्न बहुत अच्छा है। ये एक थोड़ा सा 6-8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से बड़े रिटर्न्स दे सकता है। 35 का पहला टारगेट, 50 का दूसरा टारगेट, दोनों जगह एक बार रिव्यू करा लेना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के पहले। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो एक छोटे शेयर हैं उसमें एक अच्छा गेन देने वाला काउंटर हमें मिला, NECC, जहाँ पर कि 31 रुपये पर अभी भी बाय कर सकते हैं। 35 रुपये का पहला टारगेट,
जहां पर कि आपको रिव्यू करना है और दूसरा टारगेट 50 रुपये का रहेगा। इंटरेस्टिंग। एक और काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, हैथवे। आपने हैथवे पर बात भी की थी अंशुल जी, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन ये काउंटर को अगर देखें 25 रुपये तो ये आ गया, लेकिन और कल का ही मूव इसको 25 रुपये लेकर आया, लेकिन बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा इस काउंटर का पिछले अगर 2-3 सालों में देखें। क्या ये लगता है कि ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन लेकर अब ये चल पाएगा? देखिए विवेक जी, हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है और हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को सजेस्ट कर रहे हैं। उसकी ओके। वजह ये है विवेक जी कि इसमें 144 हफ्तों का कप एंडल पैटर्न बना है। अभी एनईसीसी जो स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो अपने नेकलाइन को टेस्ट करने जा रहा है। ये अपनी नेकलाइन को टेस्ट कर चुका है। इसकी नेकलाइन जो थी वो 26 रुपए 50 पैसे के आसपास थी, 26 से 27 रुपए के बीच में है। एग्जैक्ट लेवल मतलब हाइस थोड़े आसपास है, तो 27 से 28 के बीच में इसकी नेकलाइन है। 1 रुपए का और बफर देता हूँ, 28 रुपए पे ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट दे देगा 144 हफ्तों का। उसके बाद स्टॉक में 55-56 रुपए का टारगेट निकल के आएगा, ऑलमोस्ट डबल का। तो स्टॉक में थोड़ा सा वेट करके लीजिए ताकि जो फ्रस्ट्रेशन होती है होल्डिंग की वो बचेगी। 28 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है, स्टॉक में लॉन्ग करके चलना चाहिए। 50 रुपए का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। पिछले 2 क्वार्टर से इसके ईपीएस और सेल्स दोनों में ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है, तो फंडामेंटल ट्रैक्शन भी टेलविंड मिलना स्टार्ट हुआ है। टेक्निकल के आधार पे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 28 के ब्रेकआउट की जरूरत है, मिलते ही इसे लॉन्ग करना चाहिए। 50 रुपए का टारगेट मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर 50 रुपये का टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक मल्टी बैगर कॉल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग डबल के टारगेट्स अंशुल जी ने दे दिए हैं। एक कॉलर हैं हमारे सोनू अग्रवाल जी, इनका सवाल है सर, बैंक निफ्टी गिर रहा है, क्या करें? 52,700 की कॉल है और आज की क्लोजिंग है, तो आज एफ&ओ एक्सपायरी है सर, जो वीकली वाली होती है, उसका शायद इनके ऊपर प्रेशर है। बैंक निफ्टी गिर तो नहीं रही है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह से मार्केट फ्लैट खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी फ्लैट खड़ा हुआ है, उससे थोड़ा सा परेशानी तो हो रही होगी। क्या करें सर? देखिए सर, मैं एक्सपेक्टेशन के आधार पे बता रहा हूँ कि जो आज मार्केट थोड़ा सा फ्लैट है। अगर 2:30 बजे के बाद ये 52,600 650 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी। 52,900 से 53,000 आज ही के सेशन में मिल जाएगा। बट इसमें आगे जो अगर लगा है, यानी कंडीशनल चीजें हैं। अगर ये लेवल क्रॉस करके ब्रेकआउट करता है तो हाई लाइकली है कि आज 53,000 का लेवल मिल जाएगा। बट 2:30 बजे के बाद ही किसी तरह का ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अगर आएगा तो मैं कहूंगा 2:30 बजे तक आप वेट कर लीजिए। 2:35 2:40 तक अगर नहीं मिलता है 52,650 के ऊपर, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन से, क्योंकि आज आपका पोजीशन अगर इसी वीक की एक्सपायरी आपने ली है तो आज ही एक्सपायर हो जाएगा। बट इन लेवल्स को ध्यान रखिए। अगर कल छुट्टी है मार्केट में, अगर परसों के सेशन में भी 52,600 650 के ऊपर ब्रेकआउट जब भी आता है तो आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। 800-900 पॉइंट की मूव तो बहुत आराम से मिल जाएगी। तो कंफर्म ब्रेकआउट के बाद अगर कॉल लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चूंकि आप लिए बैठे हैं तो 2:30 बजे तक का वेट कीजिए। अगर ब्रेकआउट नहीं आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा और फ्रेश तब लीजिएगा जब ब्रेकआउट आता है। बिल्कुल। तो सर आज तो आपकी एक अग्नि परीक्षा है 2:30 बजे तक की। अभी यहाँ से आप 3 घंटे बैठिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि 52,000 जो सर ने बताया लेवल्स, उन लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो आपको एक बड़ा मूव मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है कॉनकोर पर। सर कॉनकोर करंट प्राइस पर ले सकते हैं क्या? सूरज जी का सवाल है। देखिए कॉनकोर का चार्ट मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और सेक्टर में ही मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ। इसमें जो जून फर्स्ट वीक में वीकली बार बनी थी उसी के अंदर पूरा ट्रेड चल रहा है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। डाउन बार्स पे ज्यादा वॉल्यूम है, अप बार्स पे कम वॉल्यूम है। आई वुड सजेस्ट कि एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो इन ऑल दी केसेस 1010 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1010 के नीचे फिर स्टॉक में लंबा करेक्शन आएगा 840 850 तक। तो आई वुड सजेस्ट कि 1010 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लेंगे तो वो 40 रुपए भी आपका बच जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर अरूप कुमार जी हैं उड़ीसा से। अरूप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते सर। जी सर पूछिए प्लीज। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं HCL के बारे में पूछना चाहता हूँ। ओके सर किस प्राइस पे पॉइंट में हम ले सकते हैं सर? इसको अभी ले सकते हैं क्या? HAL बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जनरली रोज ही आ जाता है शेयर।
अंशुल जी, सरकारी कंपनियों में HAL चलने वालों की लिस्ट में तो ये भी शामिल है सर, और ये एंट्री लेना चाहते हैं, कहाँ लें? देखिए विवेक जी, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे खड़ा हुआ है। 23 दिन का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट था, जिसको इसने बहुत स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव के साथ 7 दिन लिए हैं और रीटेस्ट किया है। तो करंट मार्केट प्राइस से टेक्निकल्स के आधार पे ये बाई बनता है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 5900 के आसपास का निकल के आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि अगले 3 सेशन में ये 5900 का अपना टारगेट कर लेगा। और अगर बजट के बाद सेलिंग आती है PSU काउंटर्स में, तो इनका स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहेगी। तो मैं कहूंगा अगर आपको बाई करना ही है तो करंट मार्केट प्राइस इज अ गुड बाई। 5900 का टारगेट, 5174 का स्टॉप लॉस। मेरा सजेशन है कि आप बजट के बाद ही PSUs में कोई फ्रेश एंट्री देखिए। कौन से स्टॉक्स बचते हैं, किन स्टॉक्स में लंबी पिटाई होती है, ये जब पूरा फ्रॉथ हट जाएगा तो नीचे मलाई बचेगी। उस मलाई में ट्रेड करेंगे तो पैसे बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यहाँ से मैं PSUs अवॉइड की ही सलाह ज्यादा दे रहा हूँ। जी, ओम जी का सवाल भी है और उनका उत्तर शायद मेरे पास भी है। सर, आई लव मनी 9, मेरे पास ज़्यादातर सभी PSU शेयर हैं, सभी में एवरेज 6 to 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बजट से पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कितना बुक करना चाहिए? ओम जी, अंशुल जी ने ऑलरेडी इसका जवाब पहली ही शुरुआत में ही दे दिया था, पहली लाइन में ही दे दिया था कि आपके पास जितने भी PSU शेयर हैं प्रॉफिट में हैं, तो 60% आप प्रॉफिट बुक कर निकल जाइए, 40% ही आप रखिए और जितना ज़्यादा हो सके आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आफ्टर बजट आप इन काउंटर पर एंट्री करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ एक सर रिजल्ट्स वाले शेयर जिनके कि आज रिजल्ट्स हैं, छोटे शेयर हैं, एक है बिरला मनी और दूसरा है आलोक इंडस्ट्री। इन पर आपका व्यू सर, आलोक इंडस्ट्री पर? देखिए विवेक जी, आलोक इंडस्ट्री हम अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमको बहुत तेज लग रहा है। इस स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन पैटर्न बिल्ट हो रहा है स्टॉक में वीकली चार्ट पे, जो कंप्लीट होगा 29 रुपए 60 पैसे के ब्रेकआउट के साथ। तो अभी स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, समय देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप आराम से करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को बाई करके रखिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह मोमेंटम प्लेयर हैं जो 5 7 8 10 दिन में इम्पेशेंट हो जाता है, तो आपके लिए लेवल है 29.6। 29.6 निकलते से स्टॉक में पंख लगेगा। 34 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 49 रुपीज का अल्टीमेट टारगेट हमको दिख रहा है। हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं। मोमेंटम प्लेयर्स के लिए 29.6 के ऊपर हम बाई कॉल्स इनिशिएट करेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को हम ऑलरेडी यहीं पे करंट मार्केट प्राइस से बाय रिकमेंड करते हुए चल रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है। जी सर, बिरला मनी के भी आज नतीजे आने वाले हैं, कैसे दिख रहा है काउंटर ऑन चार्ट्स? और देखिए बिरला मनी भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। इसमें वीकली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग ऑलरेडी 6 हफ्ते का हो गया है। प्रीवियस वीक हाई के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। डेली चार्ट पे एक फ्लैट बेस बना हुआ है। स्टॉक में 175 रुपए निकलते से बड़ा अप मूव ट्रिगर होगा। 199 इमीडिएट टारगेट रहेगा। 210 रुपए तक ये जाता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म में। 199 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन का थोड़ा सा वहां पे रेजिस्टेंस है। ओवरऑल 210 रुपए मुझे स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन रिजल्ट में अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है तो आराम से टेक्निकल के बेसिस पे 210 रुपए तक स्टॉक टेस्ट कर जाएगा। बजाज ऑटो, वैसे तो हम छोटे शेयर पे बात कर रहे हैं लेकिन बजाज ऑटो की भी आज रिजल्ट्स हैं सर। रिजल्ट्स में ग्रोथ की उम्मीद है, Q-on-Q YoY बेसिस पर दोनों में ही रिजल्ट्स 5 से 10% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है कंपनी की। मार्जिन्स एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट सर? विवेक जी, बजाज ऑटो से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं। बिरला मनी हमने अपने क्लाइंट्स को जुलाई फर्स्ट वीक में 169 में लॉन्ग भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके। बजाज ऑटोस थोड़े से वीक लग रहे हैं मेरे को, और इसकी वजह ये है कि ऑटो इंडेक्स हो या पर्टिकुलरली ऑटो स्टॉक्स भी देखूं तो मंथली चार्ट पे 12-13 महीने की नॉन स्टॉप रैली रही है। और बजाज ऑटो में तो 21 महीने की नॉन स्टॉप रैली रही है 200% अपसाइड के साथ। उसके बाद से स्टॉक कंप्लीटली फ्लैट हो गया है मई 2024 से। तो डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है। जिस भी दिन डाउन डे होता है उस दिन वॉल्यूम बड़ा होता है, और जिस दिन बाउंस बैक करता है या अप डे होता है तो वॉल्यूम जी। कम होता है। मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। मैं क्लियर कट इमीडिएटली एग्जिट की सलाह दूंगा। एज एन व्हेन ये स्टॉक 9366 तोड़ेगा, इसमें 8,200 तक करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, तो इमीडिएट करंट मार्केट प्राइस से मेरी एग्जिट की सलाह है। ऑटो सेक्टर में मुझे केवल और केवल मदरसन सुमी समझ में आ रहा है।
और अशोक लीलैंड समझ में आ रहा है। इसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स में या तो डिस्ट्रीब्यूशन है या फैग एंड ऑफ द रैली पे है, जहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑटो स्टॉक्स में मैं क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो से दूर रहें। आलोक इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म कॉल है। बिरला मनी सर ने ऑलरेडी कॉल दी हुई है अपने क्लाइंट्स को भी 169 रुपये के भाव के। सर लेकिन दो छोटे शेयर ऑन मोबाइल ग्लोबल और स्पाइस जेट काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं ये काउंटर, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा ऑफ बीट चल रहे हैं। कैसे देखना चाहिए इन दोनों काउंटर्स को? विवेक जी, ऑन मोबाइल में बेहतरीन पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये उस लोकेशन पे नहीं है जिस लोकेशन पे स्ट्रेंथ रहती है। तो केवल टेक्निकल के आधार पे आपको लेना है। तो 84 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, जिसका टारगेट समवेयर अराउंड 102 103 रुपए बनेगा। तो सिर्फ फ्लैग पैटर्न देखते हुए आप 84 के ऊपर बाई कर सकते हैं 102 का टारगेट लगाते हुए। लेकिन ये वो लोकेशन नहीं है जहाँ पे पैटर्न्स के सक्सेस रेट हाई होते हैं। तो मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी, लेकिन केवल टेक्निकल्स के आधार पे 84 का ब्रेकआउट है, 102 का टारगेट है। दूसरे स्टॉक का नाम एक बार रिपीट करेंगे विवेक जी? सर दूसरे स्टॉक ऑन मोबाइल और स्पाइस जेट, ये दो ही काउंटर थे। देखिए, स्पाइस जेट मुझे अच्छा लग रहा है काउंटर। यहाँ पे वीकली चार्ट पे बहुत शैलो करेक्शन आया था, और ये शैलो करेक्शन अपना वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट था उसको करने आया था 51 रुपीज पे। तो यहाँ से स्टॉक में मुझे अपसाइड दिख रही है 71 रुपीज की। आइडियल पैटर्न है, आइडियल ब्रेकआउट है 56 रुपीज पे। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्विंग हाई जो है 8 अप्रैल 2024 का 71.45 पे है, वही टारगेट रहेगा। तो आउट ऑफ द टू अगर मुझे एक सेलेक्ट करना होगा तो एनी डे में स्पाइस जेट सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें सेल्स भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है और चार्ट भी अच्छा लग रहा है। शैलेश जी का सवाल है आईओबी पर। आईओबी पर हम डिस्कस कर चुके हैं। शैलेश जी, आप इस वीडियो को जब पीछे जाकर देखेंगे, जैसे ही अंशुल जी आए थे तो हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में ही आईओबी और छोटे सरकारी बैंक्स पर बात की थी। आपको उत्तर मिल जाएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग को यहीं पर रोकते हैं।